का हमेशा से ये कहना रहा है कि लेट द मार्केट डिटरमिन द रेट, कि मार्केट में जो फोर्सेस हैं डिमांड एंड सप्लाई की, वो तयन करें कि रुपए और डॉलर की क्या कीमत होनी चाहिए आपस के अंदर। देखिए, मेरा मौक़िफ़ ये रहा है कि 8 बिलियन इंसानियत जो बसती है इस दुनिया में, उसमें से किसी को भी ये पता नहीं है कि रुपए और डॉलर की क्या कीमत होनी चाहिए। किसी वज़ीर ख़ज़ाना को, किसी सेंट्रल बैंक को ये पता नहीं है कि रुपए और डॉलर की क्या कीमत होनी चाहिए। सिर्फ़ एक एंटिटी ऐसी है जिसको ये मालूम है कि वो रुपए और डॉलर की कीमत क्या होनी चाहिए, और उस एंटिटी का नाम है मार्केट। तो मार्केट को इजाज़त देनी चाहिए। अगर आप मार्केट को इजाज़त नहीं देते, तो फिर वो हाल होता है जो हमने देखा कि एलसीज़ रुकने लगती हैं, किल्लत शुरू हो जाती है, पेट्रोल की किल्लत शुरू हो जाएगी, खुराक की कीमतों की किल्लत शुरू तो हो जाएगी। श्रीलंका में हमने देखा कि इसके नतीजे में लोड शेडिंग शुरू हो गई। तो बहुत सारी बीमारियों की जो जड़ है, वो ये है कि अगर कोई इंसान, कोई वज़ारत ख़ज़ाना, कोई सेंट्रल बैंक ये कोशिश करे कि वो तयन करे कि उसके रुपए या उसकी करेंसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक। देखिए, आई मेंटेन माय स्टेटस के ये मलिक बुस्तान साहब को, ये पाकिस्तान की एक्सचेंज जो एसोसिएशन है, उनको नहीं पता कि ये रेट क्या होना चाहिए। ये रेट मार्केट ने डिटरमिन करना। एक चीज़ और ज़हन में रखिए कि मलिक बुस्तान साहब जिस मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो ओपन मार्केट, उसको हम पाकिस्तान के अंदर कहते हैं। ओपन मार्केट का जो पूरा का पूरा साइज़ है, वो कहीं 25-30 मिलियन डॉलर से रोज़ाना से ज़्यादा का साइज़ नहीं है। जो असल मार्केट है वो इंटरबैंक की मार्केट है, और वहाँ पे तकरीबन 450 मिलियन डॉलर का रोज़ाना का कारोबार होता है। तो बहुत बड़ी मार्केट जो है वो इंटरबैंक मार्केट है। असल खेल जो है वो इंटरबैंक मार्केट में होता है। वहाँ पे एक्सपोर्टर्स हैं, वहाँ पे इंपोर्टर्स हैं, वहाँ पे रेमिटेंसेस के पैसे आते हैं, और वो सारी मार्केट फोर्सेस हैं जो तयन करती हैं। वहाँ पे हमने रोक दिया था। वहाँ पे हमने मसनूई तरीके से, वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा कर लें या स्टेट बैंक ने मसनूई तरीके लगा के वहाँ पे एक कैप लगा दिया था। और उसके नतीजे में अगर मुझसे पूछें तो पिछले 5 महीनों में सिर्फ उस पॉलिसी के नतीजे में लगभग 15 अरब डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। तो डॉक्टर साहब, इस पे डार साहब जब आए तो उन्होंने कहा बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखेंगे हम, बैंकों पर भी शिकंजा सख्त करेंगे, वो लोग जो ब्लैक मार्केटिंग, बल्कि ये कहा गया कि अब जालिमो डार आ रहा है, तो क्या समझा जाए कि वो डार साहब उसको प्रैक्टिकली नहीं कर पाए? देखिए, ये इक़दामात हुकूमत को, स्टेट बैंक को लाज़मत लेने चाहिए कि इसमें सट्टाबाज ना घुस आएँ, और सट्टाबाजी के चक्कर में हम पाकिस्तान का कहीं नुकसान ना कर बैठें। लेकिन जो ओपन मार्केट का रेट, जो फोर्सेस का रेट है, जो डिमांड एंड सप्लाई ने तयन करना है, उसमें से हमने सिर्फ सट्टाबाजों को निकालना है। बाकी रेट जो है वो मार्केट को तयन करने का इख्तियार अगर देंगे तो वो मुल्क के फ़ायदे में होगा। अभी अगर रेट बहुत तेज़ी से रुपए का गिरता है, जो कि ओपन मार्केट के मुताबिक जाता है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि एक महंगाई की नई लहर सामने आएगी। लेकिन उसको मसनूई तरीके से रोका नहीं जा सकता। देखिए, बड़े-बड़े बैंक जो हैं, 1980s में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ये कोशिश की थी, जो शायद आज स्टेट बैंक कर रहा है कोशिश, और वहाँ पे उसको भी हार हुई थी। वहाँ पे बैंक ऑफ इंग्लैंड को कोई 20-25 साल पहले, आप सोचिए, कोई 10 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा था अपनी इस ज़िद की बुनियाद के ऊपर। तो कोई भी दुनिया का बैंक हो, जो बहुत बड़ा सेंट्रल बैंक भी हो, वो भी अपनी करेंसी का जो रेट है उसका तयन नहीं कर सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा शरह सूद के अंदर स्टेट बैंक की तरफ से किया गया, हम देखते हैं कि जो इस तरह की मैनिपुलेशन होती है डायरेक्टली, खास तौर पे ये जो एक्सचेंज रेट मैनिपुलेशन, वो इन्फ्लेशनरी होता है उसका इम्प्लीकेशन। दूसरी एक तरफ गवर्नर स्टेट बैंक ये कहते हैं कि हम अपने रिजर्व्स को बेहतर करना चाहते हैं, मुल्क में डॉलर आए, रेमिटेंसेज आना शुरू हो जाए, दूसरी तरफ जो है वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है। तो इस पॉलिसी को किस तरह से देखते हैं, कैसे कॉमेंट करेंगे इस पर? देखिए, ये पॉलिसी ना सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनाए हुए है, ये दुनिया भर में तकरीबन सारे सेंट्रल बैंक जो हैं, वो उन्होंने पिछले कुछ अरसों में, पिछले कुछ महीनों में बहुत ही तेज़ी के साथ अपनी शरह सूद बढ़ाई है। और कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह से महंगाई का जो बोझ है, उसको, ये टेक्निकल ज़ुबान में कहते हैं डिमांड कंप्रेशन, कि किसी तरह से डिमांड को कम किया जाए और महंगाई का जो ज़ोर है, महंगाई की जो शरह है, उसको किसी तरह कंट्रोल किया जाए।
और उसके नतीजे में जिसको हम कहते हैं सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि ऐसी तरक्की जो है इकोनॉमी के अंदर लाई जा सके जो कि सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर, जो लंबे अरसे के लिए चल सकती हो। तो ये मैं बिल्कुल इसकी सपोर्ट में हूँ। स्टेट बैंक जो कुछ कर रहा है वो शरह सूद बढ़ाने के लिए, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कर रहा है, और उसके नतीजे में कुछ सपोर्ट जो है, बेशक बहुत कम सपोर्ट क्यों ना हो, जब भी किसी मुल्क में शरह सूद बढ़ाई जाती है तो उसकी करेंसी को कुछ सपोर्ट मिलती है। डॉक्टर साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, हमारे पास इस वक्त जो रिजर्व्स है वो $4 बिलियन है। $500 बिलियन की हमने चीनी कमर्शियल बैंक्स को पेमेंट करनी है। ऐसे में अगर ये पेमेंट भी हो जाती है और रिजर्व्स बेहतर नहीं होते, $4 बिलियन से भी नीचे आ जाएंगे बमुश्किल। इस वक्त 3 हफ्ते की इंपोर्ट्स के पैसे बचे हैं। IMF के साथ स्टॉल्ड है अभी तक, 9th रिव्यू के बारे में कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या है। तो आने वाले दिनों में क्या पिक्चर देख रहे हैं आप, और हुकूमत क्या कंफ्यूजन का शिकार है IMF को लेकर? कंडीशंस को मीट नहीं करना चाहते हैं, कंडीशंस बहुत सख्त है, पॉलिटिकल कैपिटल जाएगा? जी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये माशी सवाल नहीं है, ये सियासी सवाल है। माशी तौर पे या माशी एतबार से इस वक्त IMF के अलावा हमारे पास कोई भी चारा नहीं बचा। देखिए, ये हमेशा से एक उसूल रहा है कि जितने भी आलमी मालियाती इदारे हैं वो IMF की तरफ देखते थे, लेकिन अब जब वजीर ख़जाना, जो सऊदी अरेबिया के वजीर ख़जाना हैं, उन्होंने भी इस किस्म का बयान दे दिया है, तो अब ये बड़ा वाज़े हो गया है कि हमारे, जिनको हम फ्रेंडली कंट्रीज कहते हैं, बायलैटरल लेंडर्स हैं, वो भी IMF की तरफ सिग्नल देखते हैं कि अगर IMF की तरफ से ग्रीन सिग्नल आ रहा है तो फिर वो राजी होते हैं अपना खजाना खोलने के लिए या मदद करने के लिए या कर्जा जात देने के लिए। तो IMF के अलावा इस वक्त कोई चारा नहीं बचा, और बदकिस्मती से ये एक डिलेमा है। IMF के पास जाएंगे तो भी नुकसान है, ना जाएंगे तो उससे भी बड़ा नुकसान। ठीक।